हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को ज्ञात है, मैंने वादा किया था आपसे कि भौतिक विज्ञान 12वीं का जो भौतिक विज्ञान है, जो यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी बेस दोनों अभी इस समय सेम हो चुका है, तो उससे संबंधित जो भौतिक विज्ञान का संपूर्ण जो आपका पूरी किताब है उसको मैं जो है यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कास्ट आपके बीच लाने वाला था। ये हमने वादा जो है आपसे जो है 10-15 दिन पहले ही किया था और मैंने कहा था और मैंने आपसे वादा किया था कि पूरे चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपके बीच में जितने भी परिभाषाएं हैं, वो चाहे डेरिवेशन हो और चाहे आंकिक हो, जो आने वाले हैं एग्ज़ाम से पहले मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो बच्चे ध्यान देंगे, एनसीईआरटी पैटर्न और यूपी बोर्ड का जो पैटर्न है इस समय सेम हो चुका है और हम जानते हैं खंडखा में 5 यूनिट है। भौतिक विज्ञान में खंडखा में 5 यूनिट है, जिसके प्रथम यूनिट की आज हम चर्चा कर लेते हैं कि प्रथम यूनिट में क्या क्या है। देखिए बेटा, प्रथम यूनिट में जो पहला यूनिट है वो स्थिर विद्युतिकी है, अर्थात स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जिसमें 4 आपके लेसन है, 4 लेसन पढ़ने हैं इसमें। इस यूनिट पे 4 लेसन पहला कौन सा है? विद्युत आवेश, कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, इसके बारे में जानना है। और दूसरा है विद्युत विभव एवं विद्युत द्विध्रुव के बारे में हमें जानकारी लेना है। और तीसरा है आपका विद्युत फ्लक्स एवं गास का प्रमेय, इससे रिलेटेड ये चैप्टर है, इसके बारे में हमें जानकारी लेना है। और चौथा चैप्टर है आपका कैपेसिटर अर्थात संधारित्र और तथा धारिता। तो पहले यूनिट में 4 लेसन है, 4 लेसन को आपको पढ़ना है और इन 4 लेसनों से आपको 8 नंबर आएगा। कितना आएगा? 8 नंबर आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में इन 4 लेसनों से आज तक पूछे जाते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला लेसन हमारा क्या है, पहला चैप्टर क्या है। तो विद्युत आवेश, कूलाम का नियम एवं विद्युत क्षेत्र, ये पहला चैप्टर है हमारा, पहला चैप्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विद्युत आवेश। बच्चे ध्यान देंगे हमारे तरफ। अगर हम विद्युत आवेश की बात करें, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आना ही चाहिए आपको। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप छोटे थे, कक्षा एक में पढ़ते होंगे, 2 में पढ़ते होंगे, तो आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा। जिस दिन आप बाल में तेल ज़्यादा लगा के आते होंगे तो ऐसे पेन से रगड़ा होगा, पेन को बाल में रगड़ते होंगे और उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेकर ऐसे करते हैं तो कागज का टुकड़ा क्या हो जाता है? पेन में चिपक जाता है। तो पेन में किसके कारण चिपकता है? ये विद्युत आवेश के कारण ही चिपकता है। जो विद्युत आवेश होता है इसके कारण ही क्या होता है? कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। तो विद्युत आवेश कब उत्पन्न होता है? जब एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से क्या करते हैं? घर्षण करते हैं या रगड़ते हैं। आइए एक बार हम ट्राई कर लेते हैं। मुझे यकीन है कि ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा। मुझे एक छोटा सा कागज, ये चलिए बहुत दिन बाद एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। मैंने कागज के छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं और आज देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश उसे ही कहते हैं भैया जिसके कारण जो है छोटे छोटे कागज के टुकड़े जो है आकर्षित हो जाते हैं, वही है विद्युत आवेश। तो ये दिख रहा होगा, मैंने छोटे छोटे टुकड़े ले लिए हैं। अब थोड़ा सा प्रयास करता हूँ मैं, खूब ध्यान से देखिएगा। क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, मैंने अभी नहीं पकड़ रहा है, थोड़ा सा और। कागज के छोटे छोटे टुकड़े आप देख पा रहे हैं, मैंने अपने बाल में रगड़ा है। खैर, मेरे एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हो पा रहा है। अभी मैं एक बार फिर से ट्राई कर ले रहा हूँ दूसरा। ये पेन में थोड़ी सी दिक्कत हो गई हमें लग रहा है। प्लास्टिक की, ये तो प्लास्टिक की है ना, तो होना चाहिए। ये प्लास्टिक प्लास्टिक रबड़ है भाई, प्लास्टिक। अच्छा, ये प्लास्टिक, ये बाल में। और ये देखिए, ये चिपक गया, देख रहा है ना? तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े, ये देखो यहाँ चिपक गया है, ये देखो अब नहीं गिरेगा, ये दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आप
ये दिखाई दे रहा है जी। चलिए, ऐसा है कि ये एक्सपेरिमेंट जो है हम लोग बहुत पहले किया करते थे, तो वही विद्युत आवेश है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? इसके बारे में सबसे पहले ग्रीक के दार्शनिक थे, ग्रीक दार्शनिक जिनका नाम थेल्स था, वैज्ञानिक थेल्स। देखिए, ग्रीक के दार्शनिक थे, वैज्ञानिक दार्शनिक थेल्स थे। इन्होंने बताया कि यदि किसी अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। वह मूल कारक जिसके कारण छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। घर पे आप आराम से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई प्लास्टिक की छड़ ले लीजिए, उसे अपने बाल से रगड़िए, थोड़ा रगड़िए। जब गर्म लगने लगे तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को लेकर अपने हथेली पर रख लीजिए और काफी देर तक उसको जब रगड़ेंगे, गर्म हो जाएगा तो कागज पास ले आएंगे तो कागज अचानक किसमें चिपक जाएगा? छड़ में। और जिसके कारण वो छड़ में चिपका, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। तो समझ में आया विद्युत आवेश किसे कहते हैं? ध्यान से। सबसे पहले किसने बताया विद्युत आवेश के बारे में? थेल्स ने बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि यदि किसी अंबर नामक छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, और वह मूल कारक जिसके कारण छड़ के टुकड़े में कागज के छोटे छोटे टुकड़े जो है आकर्षित हो जाते हैं, जिसके कारण छड़ में कागज के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? आइए देखते हैं। विद्युत आवेश को जो है Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Q से प्रदर्शित करते हैं। आइए फार्मूला की बात कर लेते हैं। फार्मूला देखते हैं तो विद्युत आवेश Q बराबर होता है IT। Q बराबर क्या होता है बेटा? IT। Q बराबर क्या होता है? IT। जहां Q क्या है? ये आवेश है, यही विद्युत आवेश है। ये क्या है? विद्युत आवेश। इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर सेकंड या कूलाम। इसका मात्रक एम्पियर सेकंड या होता है कूलाम। I क्या है? I यहाँ पर विद्युत धारा है, विद्युत धारा का इसका मात्रक होता है एम्पियर। और T क्या है? समय है। क्या है? समय। और इसका मात्रक क्या होता है? सेकंड। यानी इसी को हम कहते हैं एम्पियर सेकंड कहते हैं ना। Q बराबर IT। तो Q क्या है? अपना विद्युत आवेश है। इसकी परिभाषा हम समझ गए हैं। क्या? ग्रीक दार्शनिक थे बताया, यदि किसी अंबर नामक छड़ को कागज के छोटे छोटे टुकड़े, यदि किसी अंबर नामक छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। तो वह मूल कारक जिसके कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। तो परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लीजिए कि थेल्स ने बताया था। अब बात करते हैं फार्मूला की। Q बराबर होता है IT। मानव आवेश का मान किसके बराबर है? धारा और समय के मान के बराबर। अर्थात हम कह सकते हैं विद्युत आवेश का मान धारा और समय के गुणनफल के मान के क्या होता है? बराबर होता है। माने विद्युत आवेश का मान किसके बराबर होता है? धारा और समय के गुणनफल के मान के बराबर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं? ये समझ में आया? इससे एक सवाल पूछता है, इससे जो सवाल पूछता है उसके बारे में हम सीख लेते हैं। देखो, इसे हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो आवेश के बारे में आप समझ गए हैं। देखिए, इससे सवाल कैसे पूछता है, जैसे कह दे कि यदि किसी चांदी की तार, एल्युमिनियम जो भी, यदि किसी चालक तार या चांदी की तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 2 एम्पियर की विद्युत धारा 1 घंटे 15 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो उत्पन्न आवेश की गणना करें।
तो उत्पन्न आवेश की गणना करें। बस बहुत कठिन नहीं, बहुत सरल। देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी चाबी के तार में 2 एम्पियर की विद्युत धारा, मतलब 2 एम्पियर की, ये 2 एम्पियर क्या है, विद्युत धारा है, अर्थात हम समझ गए हैं 2 एम्पियर बोला, हम जान गए धारा आई का मान है। और यहाँ दिया है 1 घंटे 15 मिनट तक, मतलब टाइम दिया है, समय का मान, टी का मान कितना दिया है, 1 घंटा और 15 मिनट। और हम जानते हैं, इसको भी हम कर देते हैं मिनट, 1 घंटा 15 मिनट। अब ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट। अब देखिए 1 घंटा 15 मिनट है, मैंने आपको बताया भाई समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, अर्थात इसे हमें सबसे पहले किसमें बदलना होगा, सेकंड में। तो सबसे पहले बदलते हैं, 1 घंटा है, 1 घंटा में क्या, 1 घंटा में 60 मिनट होता है। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और प्लस ये क्या है, 15 मिनट ऑलरेडी। अब 60 मिनट 15 मिनट को ऐड करिए, कितना आएगा, 60 10 70 5 75, ये हो गया 75 मिनट, राइट। अब चूंकि हम पढ़े हैं 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो यहाँ 75 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 75 इंटू क्या, 60 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया सेकेंड में, ऊपर लिखिए नहीं, ये हो गया सेकेंड में। टी का मान ये देखिए सेकेंड में आ गया, अर्थात टी का मान, आई का मान हमें पता है, यहाँ देख लें, देखिए आई का मान हमें पता है, नीचे की लाइन नहीं देखा, आई बराबर 2 एम्पियर, और टी का मान अभी आया, ये 75 में हमने 60 से गुणा कर दिया, 75 ये मिनट में था, 60 से गुणा कर देंगे, ये सेकंड हो जाएगा, सेकंड। अब हमें क्यू का मान बताना था, फार्मूला क्यू बराबर आई टी, तो क्यू बराबर क्या, आई का मान कितना है 2, और टी का मान क्या है 75 इंटू क्या 60। आइए गुणा कर लेते हैं, 60 दूना 120, और ये क्या है बेटा 75, ये क्या है 75। आइए इसका इसमें गुणा करके देख लेते हैं आंसर कितना आता है, सर 0, 12 पंचे 60, 60 3 0, हाथ से लगा 6, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 6, 84 6 90, 84 6 90, ये क्यू का मान आ गया। क्यू बराबर क्या, 9000 कूलम, क्यू बराबर 9000 कूलम। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा आप लगा लेंगे। देखिए वैद्युत आवेश परिभाषा नहीं पूछता है, लेकिन वैद्युत आवेश का कंसेप्ट क्लियर रखिए कि वैद्युत आवेश उसे ही कहते हैं कि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ेंगे तो उसमें आवेश उत्पन्न हो जाता है, माने जो उत्पन्न होता है जिसके कारण आकर्षण करता है उसे ही क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। आइए देखते हैं एक दूसरा सवाल, इसी में बहुत छोटा सा, समय हमने बड़ा ले लिया था, अब थोड़ा समय को घटाएंगे। देखिए जैसे कहते 2 एम्पियर की वैद्युत धारा, 2 एम्पियर की वैद्युत धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, कितना 5 सेकंड तक, तब आवेश की मान बताओ। मैंने बताया अभी फार्मूला Q बराबर आई टी, Q बराबर क्या आई टी, चूंकि हम जानते हैं I का मान दिया है, I का मान दिया 2 एम्पियर, कोई दिक्कत, और T का मान कितना दिया है 5 सेकंड, अर्थात I का मान रखो 2 और T का मान क्या है 5, 5 दूना 10, ये 10 क्या एम्पियर सेकंड, या इसी को एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं कूलम, ये Q का मान आ गया। अब कोई भी सवाल इस टाइप इससे पूछे Q बराबर आई टी से आप लगा लेंगे। ये कह रहा है कि अगर मान लो पूछ ले यदि किसी चालक तार में 4 एम्पियर की विद्युत धारा 5 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब उसमें आवेश की मात्रा बताओ। तो अगर 4 एम्पियर कह देगी, 4 या 5 एम्पियर की विद्युत धारा कह देगी कि 4 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है, तब आंसर कितना आएगा। क्योंकि आई का मान आप देख रहे हैं एम्पियर, 5 एम्पियर है, माने धारा का मान कितना हो गया 5, और समय कितना है 4, तो 4 पंचे 20, अर्थात 20 एम्पियर सेकंड या कूलम हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, दिमाग काम कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं हम, बच्चे ध्यान देंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट से क्या होता है कि आप कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से एक बार उसको पढ़ के देख सकते हैं, ध्यान में रहेगा। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। तो विद्युत आवेश के बारे में हमने पढ़ लिया है, आइए देखते हैं। आवेशों का स्पष्टीकरण घर्षण द्वारा आवेशन
का स्पष्टीकरण। देखिए बेटा ध्यान देंगे, चूंकि मैं आपको बता दूं आवेश दो ही प्रकार के हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो ही हैं। आवेश दो प्रकार के हैं। एक तो है धनावेशित, एक है धनावेश और एक है ऋणावेश। एक धनावेश है और एक ऋणावेश। देखिए धनावेश किस कंडीशन में होता है? धनावेश उस कंडीशन में होता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की क्या हो? कमी। जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो धनावेश हो जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है तो वो क्या हो जाता है बेटा? ऋणावेश। अर्थात दो ही प्रकार के आवेश हैं, एक है धनावेश, एक है ऋणावेश। धनावेश किस कंडीशन में होता है? घर्षण के दौरान यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है वो धनावेश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वो क्या होता है? ऋणावेश होता है। आइए समझते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से, बहुत ही सरल है। आपसे पूछ लेता है, सवाल भी मैं बताऊंगा कैसे बनता है सवाल, और आप आसानी से सॉल्व कर सकें। घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण। सबसे पहले हमने दो अचालक ले लिया, चालक नहीं अचालक, वो चालक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने दो कुचालकों को ले लिया। एक तो है कांच, आप कांच को हम, एक है रेशम। मैंने कांच का छड़ ले लिया और रेशम का छड़ ले लिया, रेशम का। इसकी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि अभी इसको घर्षण नहीं किया गया, माने रगड़ा नहीं गया है, तो इसे लिख सकते हैं घर्षण के पहले, और सेकंड कंडीशन ये है घर्षण के बाद। देखिए जो कुचालक है इसकी कंडीशन हम अभी तत्काल समझ लेंगे। देखिए बेटा जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। हमने इसमें 5 धनावेश 5 ऋणावेश मान लिया, तो इसमें भी 5 धनावेश मैंने ले लिया। एग्जाम्पल। अब अभी तो घर्षण हुआ नहीं है, अब घर्षण वाले देख लेते हैं। जब घर्षण होगा, घर्षण के बाद ये +5 था, 5 आवेश इस पे था और 5 आवेश इस पे था। देखिए यही कंडीशन है। जब घर्षण होता है तो इलेक्ट्रॉन इसके इस पे चले जाते हैं, माने कांच के इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं? रेशम पर। बहुत ही ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। कांच की इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं? रेशम पर। ये नीचे दिख रहा है कि नहीं? ये नीचे दिख रहा है कि नहीं? ये चित्र दोनों दिख रहा है पूरा। ये रेशम, देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ रेशम, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा पार्टी ध्यान दे, बहुत आराम से। इतना सरल कोई नहीं आपको समझा पाएगा, जितना सरल मैं आपको बता दे रहा हूँ इतना सरल कोई समझा ही नहीं सकता। ये एनसीईआरटी वाले जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ में आ रहा है तो हिंदी में एक बार पढ़ लो, हमसे पढ़ लो। घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण। देख रहे हैं कि थेल्स ने बताया यदि अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ो, जब अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं तो अंबर की छड़ में आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण और वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा? उन्होंने और कहा कि यार जब अंबर की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं आवेशित होता है, तो उन्होंने पकड़ लिया कांच और रेशम को ले लिया और कांच की छड़ को क्या रेशम के कपड़े से रगड़ना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि अरे यार जब कांच को हम रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं। तो उन्होंने पकड़ा कांच को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, और उन्होंने जब कांच को जो है बिल्ली की खाल से रगड़ दिया तो वहां भी देखा कि यार आवेश यहाँ भी बन रहा है कि कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जा रहे हैं, कहाँ बिल्ली की खाल पे चले जा रहे हैं। कोई दिक्कत तो है? अब आइए देखते हैं। देखिए घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण ये किसने किया? वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बताया कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? रेशम से रगड़ते हैं, तो कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम पे चले जाते हैं।
किस पे चले जाते हैं, रेशम पे चले जाते हैं। कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन किस में चले आए, रेशम पे चले आए। तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, अर्थात इलेक्ट्रॉनों की कमी का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब धनावेशित, अर्थात कांच इस समय क्या हो गया है, रगड़ने के बाद धनावेशित हो गया। और रेशम पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, अधिकता, मतलब रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित। प्रकृति पूछ सकता है कि कांच को रेशम से रगड़ने पर कांच की कैसी प्रकृति होगी, तो धनावेशित होगा। और रेशम कैसा होगा, ऋणावेशित। क्यों, क्योंकि कांच के इलेक्ट्रॉन किसमें चले जाते हैं, रेशम में। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और दूंगा, यदि फलालेन को एवोनाइट से रगड़ दो, तो अब जब फलालेन की छड़ को एवोनाइट से रगड़ते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, एवोनाइट के इलेक्ट्रॉन फलालेन पे आ जाते हैं। तो फलालेन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, मतलब वो ऋणावेशित हो गया। और एवोनाइट में इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, तो होती है कमी हो जाती है, जिसके कारण वह धनावेशित हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, लिखवाने की जरूरत है। देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाए, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, ये वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया है कि यदि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, जिसके कारण यह धनावेशित हो जाता है, जबकि रेशम में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण यह ऋणावेशित हो जाता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं, अब आप लिख लेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एवोनाइट और फलालेन का। चलिए एवोनाइट और फलालेन का, बस चित्र सेम सेम, एवोनाइट और फलालेन। ये हमने ले लिया एक तरफ एवोनाइट, एवोनाइट की छड़। आप गूगल कर लीजिएगा एवोनाइट की छड़ कैसे करते हैं, एवोनाइट और फलालेन। फलालेन जब एवोनाइट की बेटा छड़ को एवोनाइट फलालेन, देखिए एक चीज और कंफर्म यहां कर लीजिए, जैसे हमने बता दिया एवोनाइट को फलालेन से रगड़ते हैं क्या होता है, जब एवोनाइट को बेटा फलालेन से रगड़ते हैं तो फलालेन के इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, एवोनाइट में आ जाता है। फलालेन के इलेक्ट्रॉन किस में आ जाता है, एवोनाइट में। अब ध्यान रहे, देखिए इसमें बहुत से पदार्थ हैं, यही नहीं है, प्लास्टिक का छड़ है, बिल्ली की खाल है, फलालेन है, एवोनाइट है, और अभी कांच को रेशम से हमने रगड़ के देख लिया। तो किसी भी कंडीशन में आप जब उसको घर्षण करवाएंगे तो उसमें कंडीशन होगी क्या, आवेश उत्पन्न होगा, वहां पर क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने बता दिया उसको ध्यान दीजिएगा, जैसे एवोनाइट की छड़ को जब फलालेन से रगड़ते हैं तो फलालेन के इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, एवोनाइट में चला जाता है। दिमाग काम किया कि नहीं। और अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच के इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, रेशम में चला जाता है। तो ये सब क्या अतिसिद्ध है, क्या है, अतिसिद्ध है कि यही होगा। लेकिन आप किसी को अगर एवोनाइट की छड़ को फलालेन से ना रगड़ के आप बिल्ली की खाल से रगड़ दो तो वहां पर दूसरा रिजल्ट हो सकता है कि एवोनाइट के इलेक्ट्रॉन किस में चले जाए, बिल्ली की खाल पर चले जाए। तो कोई दिक्कत है। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए बेटा ध्यान दें, ये कौन बता रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने प्रयोग किया कि एवोनाइट को फलालेन से रगड़ा, फलालेन को फलालेन से रगड़ा, माने ऐसे ही पदार्थों को पदार्थों से रगड़ रगड़ के उन्होंने आवेशों का स्पष्टीकरण दिया। स्पष्टीकरण कैसे हुआ कि उन्होंने बताया कि यदि एवोनाइट की छड़ को हम फलालेन से रगड़ते हैं तो फलालेन के इलेक्ट्रॉन एवोनाइट में चले जाते हैं। एवोनाइट में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने के कारण यह ऋणावेशित हो जाता है, जबकि फलालेन में इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण यह क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है भाई। एवोनाइट को फलालेन से रगड़ोगे तो फलालेन के इलेक्ट्रॉन एवोनाइट में चले जाएंगे। जिसके पास इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये बताओ, तुम 10 रुपए लोगे तो क्या हो जाओगे, माइनस में हो जाओगे ना। और जो 10 रुपए देगा वो क्या रहेगा, वो तो दाता है ना। देने वाला हमेशा क्या रहेगा, धनात्मक, धनाढ्य व्यक्ति होगा। और जो लेने वाला होता है हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। माने मैं आपको 10 रुपए दे दूं और 10 रुपए तो आपके पास आ गया, लेकिन दिया मैंने है ना, तो आपके ऊपर तो कर्ज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन 5 तो इनको दे दिया, तो इनको दे दिया 5 तो इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएंगे, और कर्ज में चले जाएंगे, मतलब ये ऋणावेशित हो गया। और ये क्या है, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन उसको दिया है तो ये ऑलरेडी क्या रहेगा, धनावेशित रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं। इससे कैसे सवाल बनता है इसको देख लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं। देखो इससे सवाल कैसे बनता है, इसके बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। देखो बड़ा ध्यान दें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था और समझना जो है, मुझे यकीन है कि माने उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इससे सवाल ऐसे बनता है, जैसे अगर कह दे, सवाल है, कह रहा है कि कांच की छड़
मैं ब्लैक पेन यूज करूँ, ज़्यादा दिखाई दे रहा है शायद। कांच की कहना, कांच की छड़ को, सवाल है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा गया। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को किससे रगड़ने पर? रेशम से रगड़ने पर कांच के 5 इलेक्ट्रॉन, कांच के 5 इलेक्ट्रॉन रेशम पे चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। तो अब कांच को रेशम से रगड़ा, कांच के 5 इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए? रेशम पे चले जाते हैं। तो कांच एवं रेशम, कांच एवं रेशम पर आवेश, कांच एवं रेशम पर आवेश के मान की गणना करें। कितना आवेश उत्पन्न होगा? कांच एवं रेशम पर उत्पन्न आवेश। बेटा ध्यान दें, हमसे आवेश पूछ लिया, Q का मान क्या पूछ लिया? Q। अभी हमने पढ़ा था वैद्युत आवेश Q बराबर IT, ऐसा हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए आवेशों का जब स्पष्टीकरण होता है, मैं आपको बता दूं, आवेश हमेशा क्या होते हैं? गुणात्मक होते हैं, अर्थात Q बराबर यहीं से पैदा होता है, Q बराबर ये नहीं, मतलब Q का मान ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के गुणनफल के भी मान के बराबर होता है। घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया तो उन्होंने एक फार्मूला बताया कि आवेश का मान Q बराबर IT के बराबर तो होता ही है, लेकिन आवेश का मान जो होता है NE के बराबर होता है, जहाँ E क्या है? आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात आवेश का मान Q बराबर NE के भी बराबर होता है। इस फार्मूले का प्रयोग कब होता है? जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से घर्षण करने पर आवेश का क्या हो जाए? आदान प्रदान हो जाए। दिमाग काम कर रहा है कि नहीं? चार्ज का आदान प्रदान हो जाए। अब देखिए बच्चे ध्यान देंगे, कह रहा कांच का रेशम से रगड़ने पर 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन 5, मतलब इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 5। अब आवेश की बात करते हैं, E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये 5 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश यही होता है ना, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब हमसे आवेश पूछा था, फार्मूला हम बताएंगे। फार्मूला Q बराबर या नहीं, हमने पढ़ा, अभी तो पढ़ा है हमने। Q बराबर N का मान कितना है बेटा? 5, और E का मान कितना है? अच्छा E का मान मैंने 1.6 ही क्यों लिया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता ही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे भाई इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना माइनस होता है और प्रोटॉन पर इतना ही प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर आवेश ज्ञात करते समय हमें प्लस और माइनस को नहीं देखना है। इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है उसको हम ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम। अच्छा एक चीज और, प्लस माइनस की चर्चा हम करेंगे। अब ये कांच पे निकाल रहे हैं कि रेशम पे, ये भी बात कर लें। तो पहले मैं कांच पे निकाल रहा हूँ, तो कांच पर Q बराबर या नहीं? Q बराबर क्या? 5 इलेक्ट्रॉन गए थे, 16×5 = 8.0 × 10⁻−19 कूलम। ये इतना कूलम आवेश कांच पर इतना कूलम आवेश का ये धनावेश होगा। ये कैसा होगा? धनात्मक होगा। क्यों धनात्मक होगा? क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन गए हैं, मतलब कांच से इलेक्ट्रॉन चले गए, मतलब कांच में इलेक्ट्रॉन अब नहीं रह गए हैं, अर्थात इस पे इतना धनावेश उत्पन्न होगा। अच्छा अब रेशम की अगर बात करें तो रेशम जो है, रेशम 5 इलेक्ट्रॉन लिया, 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लिया है? लिया है। जब 5 इलेक्ट्रॉन ये अपने पास ले लिया तो Q बराबर ये नहीं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 5, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? 1.6 × 10⁻−19, 16×5 = 80, 8.0 × 10⁻−19 कूलम। इतना आवेश, क्या ये भी धनात्मक होगा? नहीं, क्योंकि ये रेशम है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो ये इतना क्या होगा? ऋणावेश होगा, ऋणात्मक। इसकी प्रकृति कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। इसकी प्रकृति कैसी होगी? धनावेशित। ये धनावेशित इसलिए होगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये ऋणावेशित इसलिए होगा क्योंकि ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है?
समझ में आया? स्थिर, देखिए स्थिर वैद्युतिकी जो है इसके ये प्रथम यूनिट है, ये प्रथम यूनिट है बेटा। और आपको खंड क में 5 यूनिट पढ़ना है, 5 यूनिट, और पहले वाले यूनिट में 4 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 4। तो आज हमने विद्युत आवेश की बात किया है। अभी हमने कूलाम का नियम आपको नहीं पढ़ाया, सिर्फ विद्युत आवेश। विद्युत आवेश से रिलेटेड मैंने उसकी परिभाषा बताई कि विद्युत आवेश कहाँ से प्राप्त हुआ, और उसके बाद इसके बारे में स्पष्टीकरण किसने दिया? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। आपने 2 टाइप के सवाल लगाए, एक Q बराबर IT से, एक Q बराबर NI से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि घर्षण द्वारा आवेशों का स्पष्टीकरण दीजिए। तो आपको एक आध 2 एग्जाम्पल देना है तो आप दे दीजिए। कांच को रेशम से रगड़वा दीजिए और जो है एबोनाइट की छड़ को फलालेन से। 2 एग्जाम्पल आपके लिए बहुत है किताब में ढेर सारे हैं, ठीक है, कि बिल्ली खाल से भी रगड़ा सकते हो और जो है प्लास्टिक की छड़ से भी, तो जो मन हो वो ले लो। लेकिन आप बना लोगी कि नहीं कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा, 5 इलेक्ट्रॉन इधर गया तो कांच में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं? ये धनावेशित हो गया, वो ऋणावेशित। अच्छा, सवाल आएगा, सवाल भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो आज के लिए इतना ही बेटा, कल की क्लास में हम बात करेंगे। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम के नियम से पहले एक कूलाम आवेश किसे कहते हैं, इसको बढ़ाएंगे। और कूलाम का आवेश संरक्षण नियम कल हम बताएंगे कि आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। दिमाग काम किया कि नहीं? आवेश संरक्षण का नियम क्या है? आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे कांच को अभी रेशम से रगड़े थे तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? नष्ट नहीं हुआ, रेशम पे चला गया। पहले कांच पे था, रेशम पे चला गया, रेशम पे था, कांच पे चला गया। दिमाग काम किया कि नहीं? एबोनाइट पे था, फलालेन पे था एबोनाइट, अर्थात नष्ट नहीं होता। कल हम बात करेंगे इसके बारे में। तो आज के लिए इतना ही बेटा। एक चीज और है कि आप लोग जो है कक्षा 12 के बहुत ही लड़के, हमारे ऑफलाइन बैच के जितने भी बच्चे हैं, सबसे विनम्र निवेदन है कि इस बैच को जो भी लड़का पढ़ रहा है इस समय, माने जो भी किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, हमारे पास जो नहीं पढ़ रहा है उसके पास भी सेंड कीजिए, जिससे जो मेहनत तो मैं कर ही रहा हूँ, मेहनत यहाँ पर मैं कर ही रहा हूँ, तो सभी बच्चों का फायदा हो जाए। खासकर उन बच्चों के पास जरूर भेजिए जो फिजिक्स से बहुत डरते हैं, क्योंकि हम इसमें जो है बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से हर एक परिभाषा को आपके बीच रखने का माने कार्य करेंगे। और आपको जहाँ भी दिक्कत हो, वो चाहे न्यूमेरिकल हो, कोई भी परिभाषा नहीं आ रही है, डेरिवेशन, अभी बेटा देखेंगे जितने भी अभी इसे फर्स्ट यूनिट में इतने डेरिवेशन है, आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से जितने डेरिवेशन है सबको निपटवा दूंगा। माने कोई दिक्कत नहीं, बस आपको ये है कि एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उसके बाद यूपी बोर्ड का एक भी सवाल अगर आपको इस क्लास से बाहर चला जाए तो जो कहिएगा। मेरे ऑफलाइन बैच के बच्चे सब जान रहे हैं कि मैंने अभी तक माने जिस क्लास को मैंने जो पढ़ाया है, कभी भी मेरे नोट से बाहर यूपी बोर्ड का सवाल गया ही नहीं, और इस बार भी ऐसा होगा। अब मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये नहीं, थोड़ा सा और सुधार कीजिए, तो मैं प्रयास करूँगा सुधार करने का, ठीक है। खैर ऑफलाइन में तो बच्चे हमसे बहुत ही संतुष्ट रहते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी संतुष्ट होंगे, मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को जो है लाइक कर दिया कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, और शेयर जरूर करिए। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे आपसे जुड़े हुए हैं सबके पास भेजिए यार, थोड़ा सा काम हो जाए। ओके बाय।